Last 30 seconds. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. ध्यान के लिए एक बार जोरदार से ताली बजाएंगे। थैंक यू मैम। सभी को नमस्कार, प्रणाम। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, पहले कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। इतने सेशन हमारे हो गए हैं विजडम ऑफ पत्री जी के। वाक शुद्धि हो गया है, आहार पर कर लिया है हमने, ध्यान किया है, संकल्प शक्ति किया है और भावनाओं पर किया है। तो इतने में को कोई चेंज लगा है कुछ अपनी लाइफ में, उन चीजों को अप्लाई करने से, या कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? पिरामिड एनर्जी पे भी किया है हमने। किसी को शेयर करना है तो आप पहले आज शेयर कीजिए। अपने हैंड रेज कर लीजिए। यस, नेहा जी ने हैंड रेज किया है। देखो, शेयरिंग इज ग्रोइंग। जितना हम शेयर करते हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं, तो शेयर जरूर करना चाहिए। हेलो मैम। हाँ नेहा जी, नमस्ते मैम, मैं आपसे सेकंड टाइम मिल रही हूँ। मैंने आपके सारे सेशन मैडम अटेंड नहीं किए क्योंकि अभी मुझे ज्वाइन किए सिर्फ 15 दिन ही हुए मैम। और मैंने आपका सिर्फ एक ही संकल्प सृष्टि वाला सेशन अटेंड किया था। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने ना आपका मैम संकल्प सृष्टि वाला ही वीडियो अटेंड किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए, उस पे जैसे हम वर्क करते चले आ रहे हैं अपनी थॉट्स पर, आज ऐसे ही कुछ बात हुई, थोड़ी सी ऐसे मन में आई, लेकिन अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, हमको बीमारी को खत्म करना है, बीमार से नहीं लड़ना है। तो मैं अभी दोपहर से मैं उसको दुआ दे रही हूँ कि नहीं, मुझे इस बंदे से प्रॉब्लम नहीं है, उस बंदे की सोच से प्रॉब्लम है ना, तो मैं उस बंदे के प्रति अपने अंदर नफरत नहीं ले आऊंगी। और मैं अभी उसको बेपनाह दुआएं दिए जा रही हूँ। अभी मेडिटेशन में भी मैं यही विजुअलाइज कर रही थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी थॉट को बदला है। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। आप बाकी सारे सेशन ना है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। यस मैम, मेरी दीदी ने मुझे फॉरवर्ड किए, मैं एक एक करके जरूर देखूंगी। सो थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छा, मतलब हमारी थॉट को चेंज कर रही हैं, इससे अच्छा हमें क्या मिल सकता है। आप खुद स्वयं पर काम कर रहे हैं, मैं तो आपको साइंस बता रही हूँ कि ये साइंस है। आप मैम, स्वयं अपने आपकी ऊपर कर रहे हैं। साइंस के थ्रू ही तो हम काम कर रहे हैं ना, हमारी सोच को बदलने वाले आप हैं। हमने सुना है मैम, मैं बहुत टाइम से ज्ञान सुनती आ रही हूँ, बट वो चेंज मैं अब धीरे धीरे रियलाइज कर रही हूँ। तो अपने अंदर के उस आनंद को मैं महसूस भी कर रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू नीता मैम, थैंक यू जस्सी मैम। थैंक यू नेहा जी, बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग किया। और ऐसे ही आप अपने ऊपर काम करते जाइए और लोगों को शेयरिंग कर करके मोटिवेट करते जाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। शोभा जी ने हैंड रेज। हाँ
नमस्कार जस्सी मैडम। नमस्कार जी। मैडम, जब से आपने मुझे बताया कि अपनी वाक शक्ति के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर ध्यान से बोलो और जो बोल रहे हो उसको पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो, और मैं हमेशा बोलती रहती थी कि मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। आपने बोला ऐसा नहीं बोलना। जिस दिन से आप बोल के गए हो, मैं डेली बोलती हूँ, मेरे हाथों का दर्द चला गया। बिल्कुल हाथों में दर्द नाम की चीज नहीं है, जो कि दर्द बोलना ही नहीं है आपको। हाँ, आपने यही बोला था कि दर्द बोलना ही नहीं है, तो मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि मेरा हाथ बहुत अच्छा है, मेरा हाथ बहुत जल्दी ठीक हो रहा है और बहुत बेटर हुआ है। इस प्रकार मैं रोज बोलती थी, और बोलते बोलते मेरा हाथ का दर्द चला गया। वाओ, वेरी गुड शोभा जी, बहुत अच्छा, जी। बहुत अच्छा। हाथों में कोई दर्द नहीं है मैडम अभी। नहीं तो ये पोजीशन थी कि बिल्कुल उंगलियां इकट्ठी नहीं हो पा रही थी, और हो जाती थी अगर दूर करो तो बहुत दर्द होता था। अब एकदम फ्रीली होने लग गई हैं। इस चीज हाथों को का एक जो हफ्ता हो होता गया। है ना, हाथों का जी होता है, हाथों का काम होता है देना और लेना, जी है ना। तो हमें जी अपने देने लेने में भी बैलेंस रखना चाहिए। अगर हम लेते ही रहते हैं, जोड़ते जी ही रहते हैं, तो जी हाथ जो है उनमें दर्द होता है। लेकिन अगर जी हम देते रहते हैं, लेते भी हैं, देते भी रहते हैं, तो हाथ जी। जो है वो सही तरीके से काम करते हैं। अब ये दोनों हाथ शरीर, बिल्कुल लेना। हाँ, ये शरीर इतना अद्भुत है कि जब हम किसी अंग के काम में रुकावट डालते हैं ना, तो जी वो अंग जो है उसको तकलीफ होती है। वो तकलीफ का मतलब ये है कि वो हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मेरी बात सुनो, मेरी जी बात सुनो, मुझे तकलीफ है, आप मुझसे, मेरे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हो। और हम्म। जैसे ही हम सही व्यवहार करते हैं, समझते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक थैंक हो यू गया फॉर मैडम। शेयरिंग। यस, थैंक थैंक यू यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और कोई? और कोई शेयरिंग करना चाहता है? रूपल जी, आपने हैंड रेज किया था। रूपल जी। नहीं मैम, गलती से हो गया हाँ था। रूपल जी बोलिए। नहीं मैम, मुझे जो बात करनी है ना वो ये है कि मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, हाँ। तो मेरी आंख में बंद करती हूँ ना, फिर भी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन हो गए, लेकिन मेडिटेशन कैसे नहीं हो सकता है मेरे से। मैं समझ नहीं पाई इन्होंने क्या बोला है। मैं ऐसा नीता मैम, आप ही बता दीजिए। हाँ रूपल जी फिर से बोलिए, मैं भी नहीं समझ पाई। आप कह रहे हैं कि आंख बंद करके जब बैठती हूँ तो क्या होता है? तो आप मेरे तो तो जो आपने बताया था ना, तो हाँ मेरे थॉट्स पे बिल्कुल कंट्रोल अभी तक नहीं हो रहा है। हाँ, तो बहुत, मैं आंसर दे दूं जस्सी मैम, क्योंकि मैं यस बात यस, करते रहती हूँ तो आप ही को देना। तो रूपल जी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आपका रेगुलर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज बहुत अच्छे से कर लिया 2 घंटा, कल आपने एब्सेंट कर लिया, ऐसा नहीं है। डेली करिए और धैर्य रखिए। जो अपन के इतने सालों का जो कचरा है ना, जैसे जस्सी मैम ने बताया था, गार्बेज इन, हाँ तो वो जिगो वाले को जाने में टाइम लगता है, गार्बेज आउट होने में। तो धैर्य रखो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ध्यान में नहीं प्रवेश कर पाया, मतलब ध्यान में नहीं उतर सका, पर प्रैक्टिस और पेशेंस, है ना। ओके मैम। और सबसे अच्छा तुम्हारे लिए यही है, जो मैं बार बार कहती हूँ आपको, कि इंडिविजुअली मत बैठो, आप ग्रुप मेडिटेशन ज्यादा करो, तो उससे जल्दी आपका अपलिफ्टमेंट होगा, है ना। ओके, थैंक यू। थैंक थैंक यू मैम। रेखा, रेखा पुरोहित जी यू। हैं। हाँ, अनम्यूट करिए मैम। हेलो मैम, हाँ नमस्ते। यस, नमस्ते। जस्सी मैम, आपको प्रणाम करती हूँ। यस मैम, यस। आज शायद आप बोल चुके हो और मैं सुनी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका वो वाक शुद्धि वाला जो था ना, वो हाँ मैं जी। सुनी हूँ और हाँ। वो नीचे बहुत असर कौन किया आएगा है मैम? मैम। और वो मैंने अपने अच्छा, आ बहुत जाऊंगी। फ्रेंड सर्कल में और मेरी फैमिली मेंबर को वो वीडियो में सब कोई को सेंड किए हूँ, क्योंकि रियली हमको अपने
वाक क्षेत्र के ऊपर ही काम बहुत करना चाहिए, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। तो मैम वो वाला सुपर वीडियो था वो वाला आपका, और वो बहुत अच्छा लगा था मैम। और उसके बाद से रियल में हम कितना अपने आप को मतलब वाक क्षेत्र पे काम कर सकते हैं। और रियल में हम लोग स्टार्टिंग से आप बोले थे कि सुबह से हम कितना नेगेटिव बोलते हैं, तो रियल है मैम, हम लोग सुबह से नेगेटिव ही बोलते हैं, सुबह उठते के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू मैम, आपका वो बहुत अच्छा सेशन था। आप कोलकाता आए थे तो आप यस वो यस, वीडियो में देखी थी मैम आपका। आप कोलकाता से है ना? जी कोलकाता से हूँ मैं। हाँ, तो वो वाला थैंक यू। बहुत अच्छा था सेशन, और मैं बहुत लोगों को वो वाला वीडियो शेयर की हूँ आपका, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। रियल में मतलब हम लोग अपनी जुबान से ही हम लोग अपना ही खराब करते हैं। बहुत अभी अच्छा बोले आप। मैं आपके साथ एक और शेयर करती हूँ, जी जो संकल्प और ये इसके ऊपर ही है। अभी थोड़े दिन पहले ही पत्री जी ने 5-4 दिन पहले ही ये जो ना हर अल्टरनेट डेज पे तेलुगु में पत्री सर के मैसेजेस आते हैं। कितने लोग ट्रांसलेशन देखते हैं मालूम नहीं है कि हमें ये लगता है कि नहीं नहीं तेलुगु तो समझ में नहीं आता, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ साथ नीचे आता है पीएमसी हिंदी चैनल पे। और इतना अद्भुत ज्ञान सर दे रहे हैं, इतने सरल और सहज शब्दों में कि कोई अनपढ़ भी समझ जाएगा। तो उसमें सर ने कहा कि ये हम सब भगवान हैं, और अगर ये भगवान बोलता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो भगवान ही कह रहा है मुझसे ये काम नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। और अगर ये भगवान बोलता है मैं ये करके दिखाऊंगा, तो वो अंदर भगवान जो है वो बोलता है तथास्तु, तो वो काम हो जाएगा। तो इसीलिए पत्री जी ने कहा सोच सोच के सोचो और सोच सोच के बोलो, क्योंकि बोलने वाला स्वयं भगवान है, और जो वो बोलेगा वो पूर्ण होता चला जाएगा। तो यस हम अगर इस बात हमारे अंदर उतर जाए तो शायद हमारा 80% तो बात ही बंद हो जाए सारा दिन में, जो हम आलतू फालतू बातें करते हैं। जी तो ये जो बोलने वाला है ये स्वयं भगवान है, और जब ये नकारात्मक बोलता रहता है तो वो ही जीवन में होता जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम समझते हैं हम बड़े विनम्र हो गए हैं, और कई बार जैसे किसी से बात करनी हो, किसी सीनियर मास्टर से बात करनी हो, तो लोग ऐसा कहते हैं ना हमारी कुटिया में भी आइए, कहते हैं ना हमारी कुटिया में आइए। हम समझते हैं हम बहुत विनम्र हो गए हैं, लेकिन वो कुटिया शब्द जो है, हम महल में रहकर अगर उसको कुटिया कहते हैं तो वो तथास्तु कभी भी हो सकता है। तो हमें हमेशा बोलते रहना है। अभी क्या होता है कि हम चक्रास एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, बीज मंत्र पढ़ते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स में जाते हैं। हर एक चक्रा का एक एक नेगेटिव डीमन है, मतलब वो चक्रा की एनर्जी को सक करने वाला राक्षस है। हर एक चक्र का एक राक्षस है अच्छा जो उसकी ऊर्जा को सक कर लेता है, उसको सही से रोटेट नहीं होने देता। विशुद्धि चक्र जो है उसका राक्षस है झूठ। और झूठ कैसा है वो तो मुंह से बोलेंगे ना हम। झूठ क्या है, मतलब जो हम जो नहीं है वो बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। तो आज सुबह से मुझे बात याद आई, मैं किसी शॉप पे फोटोकॉपी कराने गई थी। तो हम अगर अपने विशुद्धि चक्र को शुद्ध रखना चाहते हैं, उसकी एनर्जी को हमेशा फ्लो होते देना रहना चाहते हैं, कोई उसके लिए हमें स्पेशल मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने झूठ पे कंट्रोल करते जाएं हर दिन, तो विशुद्धि चक्र हमेशा खुला रहेगा और एनर्जेटिक रहेगा। जो बोलेंगे वो होता जाएगा, क्योंकि हमने जो नेगेटिव एनर्जी लेने वाला उसका डीमन था उसको एनर्जी देना बंद कर दिया है। तो एक बार मैं फोटोकॉपी कराने गई थी, और उस बंदे को उसने पूछा कि 4 रुपए दे दो। तो मैंने बोला मेरे पास चेंज नहीं है। तो वो सरदार था, कहने लगा बहन जी मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक ऐसी बात है जो हर स्त्री पुरुष दिन में 10-15 बार झूठ बोलता है। हर एक के पर्स में खुले पैसे होते हैं, और अनजाने में सिर्फ खोल कर देखने से बचने के लिए हम दूसरे पर डाल देते हैं कि मेरे पास तो नहीं है, आप मेहनत करो, आप चेंज दे दो। अगर सिर्फ इंसान यही झूठ पर कंट्रोल कर ले तो शायद दिन में 10-15 बार उसका झूठ बंद हो जाएगा बोलना। मैं इतनी हैरान हो गई उसकी बात सुनकर, मुझे लगता था मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूँ, मैं तो झूठ बोलती नहीं हूँ।
लेकिन तब मुझे याद आया दिन में अगर मैं 5 बार सब्जी ले रही हूँ या किसी शॉप पे गई हूँ या मैंने फोटोकॉपी कराई है या मैं कहीं भी गई हूँ जहां पैसे का लेन देन मैंने करना है, स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली आ जाता है, चेंज नहीं है। और अगर हम देखें तो 10 में से 8 बार हमारे पास चेंज होती है, 8 बार होती है। और उस दिन से मैं इतना अवेयर हो गई कि मैं कभी भी नहीं कहती हूँ मेरे पास चेंज नहीं। हाँ नहीं है, चेक करके फिर कह सकते हो आपकी नहीं है, लेकिन बिना चेक किए कि अपना बस एक आदत पड़ी हुई है ना करने की। तो छोटी छोटी चीजें जो हम गलतियां करते हैं वो हमारी एनर्जी को बहुत कम करती हैं। तो इसीलिए हमें, अभी हम ध्यान कर रहे हैं, हम एनर्जी ले रहे हैं, तो हमें और ज्यादा अवेयर होना है कि ये एनर्जी कहीं हमारे अगेंस्ट तो काम नहीं कर रही है। अब ध्यान करके मैंने एनर्जी ले ली और दिन में मैंने 10 बार बिना बात के झूठ बोला, तो क्या होगा? मेरे ना तो संकल्प सिद्धि है, ना शुद्धि है, ना वाक शुद्धि है। तो जैसे एनर्जी ली वैसे चली गई। और मैंने इस पे बहुत काम किया। पत्री सर भी मुझे कहते थे, क्योंकि जब हम ट्रैवलिंग में होते थे तो कोई बात मुंह से निकल गई या कुछ हुआ तो सर बोलते थे मैडम और काम करो और इस पे काम करो। तो अभी पिछले साल की बात है, मैं बहुत अपने आप को अवेयर करती हूँ। पिछले साल की बात है, शायद मैंने शेयर किया होगा। तो मैं सितार सीख रही हूँ, तो हमारे जो गुरु जी थे, तो एक बार उन्होंने वर्कशॉप रखा कि सितार को ट्यून कैसे करना है, तारें कैसे बदलनी है, देख रेख कैसे करनी, उसके लिए रखा। तो मैं बैठी हुई थी, मेरे जैसे नी में थोड़ा होता था, तो मेरी आदत नहीं है मैं किसी के पाँव छूऊं, क्योंकि जैसे मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे घर में कोई छूने नहीं देता। तो एक वो मेरे सिस्टम में ही नहीं है कि पाँव छूने हैं किसी के। तो वहां पर जब मैं गई तो सारे गुरुजी के पाँव छूते हैं। मतलब संगीत में ये बहुत इस चीज का महत्व है कि आप गुरु को कितना रिगार्ड देते हो। मैं जाके सत श्री अकाल ऐसे बोल देती थी, पाँव नहीं छूती थी। फिर एक बार वसंता मैम से बात हुई, मैंने बोला मुझसे पाँव छुए नहीं जाते, और उम्र में मैं शायद उनसे बड़ी हूँ, वो छोटे हैं या बराबर ही हैं। तो वसंता मैम कहती कि संगीत में बहुत गुरु का महत्व होता है। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया कि मैं उनका वो जो ज्ञान है उसको रिगार्ड कर रही हूँ ना, मैं उनके शरीर को थोड़ी कर रही हूँ। तो मैंने पाँव छूने शुरू कर दिए। तो एक दो बार उन्होंने कहा कि आप क्यों पाँव छूते हो, तो मैंने बोला मुझे एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके मैं पाँव छू सकती हूँ, और तो कोई छूने नहीं देता, तो आप प्लीज मुझे मना ना करो। तो एक बार वो जो वर्कशॉप हो रही थी तो मैंने सोचा कौन उठे यार, कौन पाँव छुए, बैठी रही, मैं बैठी रही। सारे स्टूडेंट्स ने उनके पाँव छुए, मैं नहीं उठी। अब जब सबने छू लिए, जबकि वो मेरे पास ही बिल्कुल खड़े थे, अब मुझे बहुत अजीब लगा, यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने ही नहीं छुए, सबने छू लिए। तो मैंने उठकर पाँव छुए। पाँव छूते, वो बहुत हंसी मजाक करने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे पाँव जब मैंने छुए तो कह दिया, अब आपने सोचा होगा क्या मुसीबत है, सबने छू लिए, मैं भी छू लूं, नहीं तो अकेले गुरुजी को बुरा लग जाएगा कि मैडम ने पाँव नहीं छुए। ऐसा करके उन्होंने हंस के कहा मुझे। अचानक उसी समय मेरे मुंह से साफ स्पष्ट झूठ निकल गया कि मेरे पाँव में दर्द हो रही थी, जबकि कोई दर्द नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं सोच ही रही थी कि मैं नहीं छूऊंगी। मैं वो बात होने के बाद मैं घर आ गई। घर आके मुझे चक्कर आने लगे, मुझे ऐसे लग रहा था मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। और जब मैं आकर ध्यान में बैठी तो मुझे मास्टर्स ने बताया कि चुप रह सकती थी ना, इतनी झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, और इस झूठ बोलने से कितनी एनर्जी ड्रेन हुई है ये सोच सकते हो। इसलिए तुम्हें ये कर कर दिखाया है कि तुम्हें समझ में आए कि हमें लगता है ये बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म के मार्ग में ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी एनर्जी जितनी तेजी से बढ़ती है ना, उतनी तेजी से खर्च भी हो जाती है अगर हम अवेयर नहीं है तो। इसलिए जो भी ध्यान कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा अवेयर रहना है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि हम सब मिलकर चल रहे हैं और जैसे हमने जाना है। और ये बात है कि तेलुगु में भाषा में पत्री जी का इतना ज्ञान है, इतना सिंपल ज्ञान है, जो हमें, जो हिंदी जो तेलुगु नहीं जानते हैं उन तक पहुंचता ही नहीं है। तो इसीलिए हमें लगता है कि जो सर हमें कम से कम जो हमने सीखा है, बताया है, वो तो दूसरों के साथ शेयर करें। तो इसलिए ये सेशंस कर रहे हैं ताकि हम सब तक पहुंचा पाए उस ज्ञान को। थैंक यू। तो अभी स्टार्ट करें आज का सेशन।
आज हाँ। हमारा इमोशंस वाला लास्ट टाइम थोड़ा सा बच गया था, तो इमोशंस आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ। बाकी बाद में बात करते हैं जिन लोगों ने हैंड रेज किया है। इमोशंस है एनर्जी इन मोशन, जैसे कि हमने बात किया था। और पत्री सर कहते हैं इमोशन जो है आत्मा का व्यक्त करने का एक साधन है, उसको अपनी ऊर्जा को व्यक्त करने का। इमोशन ऐसा एक पॉइंट है जहां पर शरीर और मन की ऊर्जा मिल जाती है। जैसे आपको गुस्सा आया और आपको पता भी नहीं चलता, आपका हाथ उठ जाता है और आप थप्पड़ मार देते हो। ऐसे ही अगर आपको किसी पर अचानक से बहुत प्यार आ जाता है, आपके बस से आप बाहर हो जाते हो, आप उसे गले लगा लेते हो, आप उसे किस करते हो, आप उस प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हो। तो हमें वो एक पॉइंट है जहां पर हमारे अंदर की ऊर्जा जो है वो मिल जाती है और शरीर और मन एक हो जाते हैं। तो ये जो ऊर्जा है ये सही तरह से फ्लो करे हमारे शरीर में तो हम बीमार नहीं होते। अगर ये ऊर्जा हम सप्रेस करने लग जाएं या हम ज्यादा नेगेटिव इमोशंस में रहें और उसी में ही उलझे रहें, तो हमारे शरीर में एनर्जी नॉट्स बन जाती हैं, जैसे एनर्जी की गांठें बन जाती हैं, और वो गांठें ही शरीर पर बीमारी बन जाती हैं। आप देखो ये जो ट्यूमर है, ये जो कैंसर है, ये चीजें क्या है, ये गांठें बनी हुई हैं। जो एक्सप्रेस नहीं किया, जो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं किया, जो गिल्ट रह गया, जो एक्सप्रेस नहीं किया हमने, वो जो है वो अननेसेसरली बॉडी में इकट्ठा होकर ग्रोथ कर देते हैं और फिर उसको सर्जरी से निकालना पड़ता है, या फिर वो कुछ भी उसका परिणाम हमें हो सकता है। तो हमें ये बचपन से ही नहीं सिखाया जाता कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक हेल्दी वे भी है। कि आपको गुस्सा आ रहा है, जैसे हमने बात किया था कि मैं गुस्सा नहीं हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर हम छोटे बच्चे को ये समझाना शुरू करें, जैसे बच्चे कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, तो हम अगर उसको डाइवर्ट करें, उसको समझाना शुरू करें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा नहीं लग रहा है मतलब इस इमोशन से आपको जल्दी बाहर आना है। बच्चे बहुत जल्दी इमोशन में इन और आउट हो जाते हैं, जो महसूस होता है उसे बताकर बाहर चले जाते हैं, तो उनका एनर्जी ब्लॉक नहीं होता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उनको सप्रेस करते हैं और फिर वो धीरे धीरे सप्रेशन जो है आगे जाकर उनकी पर्सनैलिटी को जो है वो दबा देता है। वो जिस तरह से उनकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो हमारी वेलबींग इमोशंस हैं, इमरजेंसी इमोशंस हैं। कभी भी हमें अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए। गुस्सा भी आया तो गुस्से को एक्सप्रेस करने का एक हेल्दी वे भी है, लेकिन वो आप तभी कर पाओगे अगर आप ध्यान करते हो, तो आपका अपने मन पर नियंत्रण होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई ऊर्जा अंदर आई और आपने उसको व्यक्त कर दिया। तो इसीलिए ध्यान करने से हम अपने इमोशंस को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और जब हम अपने इमोशंस को समझ पाते हैं तब हम दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं। इसका कोई रास्ता नहीं है कि आपने स्वयं को तो समझा नहीं है, स्वयं को तो जाना नहीं है और आप दूसरों को जानने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये जितना हम स्वयं को जानते हैं उतना ही हम दूसरे को जान सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इनर। देयर इज इनर, आउटर जो है वो इनर का रिफ्लेक्शन है। जितना हम खुद को जानते हैं उतना ही हम दूसरे को जान सकते हैं। और सबसे जो हमारे साथ इमोशनल जो टर्नमॉइल होता है हमारी जिंदगी में, जो भावनाओं का बहुत टकराव होता है हमारी जिंदगी में, वो क्यों होता है? जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं कि हम किसी भी रिश्ते में रहते हैं तो हम इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हेल्दी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस हमें मालूम नहीं है। माँ बाप हैं, वो बच्चे के साथ ब्लैकमेल करते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम नाराज हो जाएंगे। तो वो बच्चा भी इमोशनल ब्लैकमेल सीख लेता है, क्योंकि ना तो हमने इमोशनल फ्रीडम सीखी है, ना हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हुए हैं, और ना हम किसी को होने देते हैं। जब तक हम वो चीज खुद नहीं सीखेंगे तब तक हम दूसरे को सिखा ही नहीं सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं। हम दूसरों से इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, जैसे ही घर परिवार में। और ये टकराव जो इमोशनल है ना, ये ज्यादा उन्हीं के साथ होता है जो ज्यादा क्लोज रिश्ते होते हैं। अगर कोई फ्रेंड भी बहुत क्लोज है ना तो उसके साथ भी इमोशनल टकराव होता है।
तो क्या होता है, जैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती है, अगर आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप दे रहे हो, आप लेने की वापसी इच्छा नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई इमोशनल सेटबैक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम अनकंडीशनल देना जानते नहीं है, अगर माँ बाप भी बच्चे की परवरिश करते हैं तो उनके दिमाग में ये सोच होती है कि बच्चा बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा। हर जगह पे हमें एक्सपेक्टेशन होती है। और अगर आपने आप आसपास देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है, तो बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप ब्लैकमेल उनसे करते हैं, देखो हम कितनी मेहनत से पैसा कमा के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि तुम अच्छे से पढ़ लिख जाओ। तो बच्चे को गिल्टी फील होती है, उसके पास शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन बच्चा अपने ही आप में सप्रेस होता रहता है। वो अपने आप को गिल्टी फील करता है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप इतना दुख झेल रहे हैं, और माँ बाप को ये समझ ही नहीं आती है कि वो बच्चे को क्या कचरा दे रहे हैं। और हर रिश्ते में हम ऐसा ही करते हैं, हर रिश्ते में हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं और इमोशनली लोगों को अपने साथ बांध कर रखते हैं, क्योंकि हम अपने आप में अपने आप को पूर्ण नहीं समझते हैं। जैसे मैं शुरू में ध्यान में जब नहीं आई थी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि वो मेरे हेल्प कर दे, वो मेरी मदद कर दे, मैंने उसके साथ इतना किया है, एक बार तो पूछ ले मुझसे। तो हमेशा एक्सपेक्टेशन के कारण मैं दुखी होती रहती थी। वो लोग अपना जीवन इतने अच्छे से जी रहे हैं, उनको कोई परवाह भी नहीं है, और मैं उनकी खुशी को देख देख के दुखी होती रहती थी कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, जैसे ही हमें इमोशनल सेटबैक मिलता है, मतलब हमारी आशा के अनुसार हमें कोई व्यवहार नहीं देता है, तो हम अपना कोई बैगेज, हम अपना कोई अटैची खोल कर बैठ जाते हैं, दूसरों की गलतियां ढूंढने लग जाते हैं, एक्सपेक्टेशन खोल लेते हैं, गिल्ट खोल लेते हैं। ये हमारा इमोशनल बैगेज है जो हमने अंदर इकट्ठा करके रखा है, पैक करके रखा है सब सामान हमने, कि जैसे ही कोई कुछ कहेगा उससे मिलता जुलता हम अपना अटैची खोल लेंगे और उसको सब बातें बता देंगे कि पहले तुमने मेरे साथ ये किया था, उस समय तुमने मेरे साथ ये किया था, तुम तो हो ही ऐसे, अब पता चला तुम्हें, अब मेरी वैल्यू पता चली। तो वो बंदे ने जो बात करनी है उसका हम इतना मन खराब कर देते हैं कि उसका बात करने का मन भी नहीं करता। वो सोचता है कि आज तो बात की है, आज के बाद इससे मैंने बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये तो कभी भी सुधरना नहीं चाहता है या रिलेशन को ठीक नहीं करना चाहता। तो हमेशा हम अपने बैगेज को खोलकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने इकट्ठा ही इतना कुछ कर लिया है अंदर। तो हमें क्या करना है, खुद को इमोशनल फ्रीडम देनी है। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी फॉर माई हेल्थ, फॉर माई हैप्पीनेस, फॉर माई अबंडेंस, फॉर माई हार्मनी। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। हमें एक ऐसा वृक्ष बनना है जिसकी छाया में जो भी आकर बैठे उसको छाया मिले, फल मिले, उसको चैन मिले, उसको आराम मिले। हमें हमेशा, अभी हम वृक्ष होता है, बीज लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको सींचते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन जब वो पेड़ फलदार बन जाता है तब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तब वो हमें वापस देना शुरू करता है। लेकिन जीवन में हम बचपन से जवानी में आते हैं, जवानी से फिर हम और वृद्ध होते हैं, और जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। 40-50s के बाद में पेरेंट्स की इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि वो देना तो भूल ही जाते हैं, उनको लगता है हमें मिलता ही रहे, बच्चे हमें समय दें, बच्चे हमें प्यार दें, बच्चे हमें हमारी केयर करें। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है। तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है, हमें हमेशा अपनी ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और मैं इतनी स्ट्रांग हूं कि मैं किसी दूसरे को भी इमोशनल हेल्थ दे सकती हूँ। अभी हम खुद इमोशनली अनहेल्दी हैं, और वही हम इमोशनल अनहेल्थ जो है वो हम दूसरों को देते रहते हैं। तो हमें अपने आप में इमोशनली हेल्दी बनना है, हमारी इमोशनल बॉडी को हमें क्लियर करना है। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हमें जो निर्णय लेना है वो निर्णय लेना है। हमें कभी भी पुरानी बातों को उखेड़कर सामने नहीं लाना है, जो हो गया उसे भूल जाना है। जैसे कि पत्री जी ने बताया था, रात गई तो बात गई। हम उन बातों को कटु शब्दों में ना कहकर
अगर जरूरत हो तो शिक्षा के तौर पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रेजेंट में रहकर वर्तमान परिस्थिति हमसे क्या मांग रही है उसमें रहकर निर्णय लेंगे तो इमोशनल बैगेज अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये इमोशनल बैगेज जैसे जैसे हमारा खत्म होगा, एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, तो हमारी जो इमोशनल बॉडी है उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। अगर हमारी इमोशनल बॉडी क्लीन नहीं होगी तो बार बार हमें वैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप दूसरी पिक्चर में देख रहे हैं कि दो लोगों के बीच में, अनीता जी पीछे स्लाइड पे रहिए, दो लोगों के बीच में दो कॉर्ड्स बंधी हुई हैं। एक ऊपर पिंक कलर की कॉर्ड है जो हार्ट टू हार्ट है, ये एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को वाइब्रेट करने वाली कॉर्ड है, और एक ब्लैक कलर की कॉर्ड है जो हमारी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस की कॉर्ड है। हमेशा हम दूसरे से क्यों बंधे रहते हैं कि वो ऐसा करे तो मुझे खुशी मिलेगी, वो मुझे गिफ्ट दे तो मुझे भावनात्मक सुरक्षा मिलेगी। तो हमें क्या करना है, ये जो अनहेल्दी कॉर्ड है, जो एक्सपेक्टेशन की कॉर्ड हमने दूसरों के साथ जोड़ के रखी है, इसे काट देना है। मैं क्या दे सकती हूँ, अभी तक मैं क्या सोचती थी, मैं दूसरों से क्या ले सकती हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई, मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा था कि अगर आपके जीवन में आपको लगता है प्यार नहीं है तो आप प्यार बांटना शुरू करो, क्योंकि जो चीज आपके पास नहीं है वो आप ले नहीं सकते। तो आप ये देखो कि कहाँ कहाँ मेरे जीवन में प्यार है और उन लोगों से वो प्यार बांटना शुरू करो। तो मैंने जब ध्यान प्रचार करना शुरू किया और लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, तो मुझे वो धीरे धीरे मैंने अपनी पुरानी कंडीशनिंग को चेंज किया और मैंने अपने आप की ये प्रोग्रामिंग की कि आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनीबडी टू कंप्लीट मी। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि वो मेरे जीवन में आकर मुझे पूर्ण करेगा। और जैसे जैसे मैंने ये करना शुरू किया और थोड़े ही दिन में मैं अपने सारे दुखों से, अपने ही दुखों से, एक्सपेक्टेशन वाले दुखों से बाहर आ गई। तो हमें ये जो अनहेल्दी कॉर्ड जो हमने जोड़ी हुई है सबके साथ में, इसको काटना है। आप देखते हो कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है तो कुछ लोग जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों के साथ अपनी तार जोड़ लेते हैं, चोरी करते हैं बिजली की, और उनका काम चलता रहता है और बिजली की चोरी होती रहती है और बिजली का बिल किसी और के नाम चला जाता है। तो ये जो इमोशनल अनहेल्दी कॉर्ड हैं, ये वही बिजली चोरी वाला सीन है कि कोई हमारी ऊर्जा की चोरी कर रहा है, हमसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, उसने हमें इमोशनली बांध कर रखा हुआ है। तो जब मुझे ये समझ में आया तो मैंने बोला नहीं, मैं अपने आसपास ऐसा सेफ गार्ड अपने को करूंगी कि कोई भी मुझे भावनात्मक स्तर पर दुख नहीं पहुंचा सकता है और मेरा फायदा नहीं उठा सकता है। मैं उसे अपने ऊर्जा की चोरी नहीं करने दूंगी। तो हमारे जो रिलेशन होते हैं, क्लोज रिलेशन होते हैं, उनके साथ हम अनहेल्दी कॉर्ड्स बांध लेते हैं और एक दूसरे से एनर्जी सक करते रहते हैं, और उससे क्या होता है, रिलेशन और अनहेल्दी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, वो अनहेल्दी जो कॉर्ड्स हैं, जो हम एक दूसरे की एनर्जी को चोरी कर रहे हैं, जो हमें भी लाभ भी नहीं दे रही है और नुकसान कर रही है, उस अनहेल्दी कॉर्ड को काटना है। जैसे आप नीचे कैंची देख रहे हो, उस कैंची से इस अनहेल्दी कॉर्ड को काट देना है जो इमोशनल कॉर्ड है। तो अभी हम यहाँ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, सांसों के साथ रहें, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, हर एक सांस के साथ अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। मन को सब तरफ से हटाकर अपने भीतर देखें, स्वयं को जानने का प्रयास करें, स्वयं के ऊर्जा तंत्र को समझने का प्रयास करें। किस किस के साथ हमने ये अनहेल्दी एनर्जी सकर्स कार्ड जोड़ रखी है, कहाँ कहाँ हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है,
हमारे आसपास ऐसे कौन से रिश्ते हैं जिनसे हम एक्सपेक्टेशन लगा कर रखते हैं हर समय और हमेशा अपनी ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं और उन्हें भी कष्ट देते रहते हैं। हो सकता है किसी एक के साथ, दो के साथ या उससे भी ज़्यादा हमने ये नकारात्मक ऊर्जा की चेन बांध रखी है, जो यहाँ से वहाँ नकारात्मक तरंगों को स्पंदित करती ही रहती है। इस नकारात्मक ऊर्जा की तार को जोड़कर सबसे ज्यादा हम स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं और उसे नकारात्मक जो हमने भावनात्मक संबंध जोड़ रखे हैं, जो तारें जोड़ रखी हैं, वो ऊर्जा उन्हीं तारों के माध्यम से बह रही है और हम खाली हो रहे हैं। जितना ज्यादा ध्यान करके ऊर्जा को ग्रहण करना जरूरी है, उतना ही ज्यादा जागरूकता के साथ अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना भी जरूरी है। तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। हमें प्रेम भरी ऊर्जा को स्पंदित करना है, नकारात्मक ऊर्जा को स्पंदित नहीं करना है। अपने मणिपुर चक्र से, क्योंकि मणिपुर चक्र हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र है, उस व्यक्ति तक जिससे आपने बहुत अपेक्षाएं रखी हैं, जिससे आप भावनात्मक स्तर पर बहुत गहरे जुड़े हुए हो, उसके साथ एक बंधी हुई इस तार को महसूस करें कि किस प्रकार आपके केंद्र से, आपके शक्ति केंद्र से नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा स्पंदित होकर उस तक पहुंच रही है। आज के बाद मैं किसी पर भी भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं हूँ। मैं भावनात्मक स्तर पर पूर्णतः स्वतंत्र हूँ। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। मैं दिव्य हूँ। मेरी पूर्णता किसी पर निर्भर नहीं है। इस पूर्णता की स्थिति में जो भी मेरे पास आता है, जिनसे भी मेरे संबंध हैं, वो सभी मुझसे प्रेम, सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इस भावनात्मक डोर को जो आपके शक्ति केंद्र को खाली कर रही है, अपने मन में कल्पना करें कि आपके पास एक कैंची है और उस कैंची से इस डोर को काट दें। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं पूर्ण आत्मा हूँ। मेरे हृदय से प्रेम स्पंदित होता है।
मेरे ऑरा से सकारात्मक ऊर्जा दूसरों तक पहुंचती है। अपने हृदय से उनके हृदय तक एक सुंदर डोर को महसूस करें जो प्रेम की तरंगों को लेकर जाती है। उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपके जीवन में आपके सबक सीखने में आपकी मदद की है। उनके माध्यम से आपने भावनाओं को अनुभव किया है। अब आप स्वयं को भावनात्मक स्तर पर मुक्त कर रहे हैं। उन्हें धन्यवाद दें इस अद्भुत सुंदर भावनात्मक अनुभव के लिए। आभार व्यक्त करें। स्वयं की शक्ति को महसूस करें। आप इस भावनात्मक बंधन से मुक्त हो गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। ये स्वतंत्रता, ये मुक्ति का एहसास कितना आनंददायक है। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation। तो हमेशा अपनी प्रोग्रामिंग करते रहें, अपने आप को ये दृढ़ संकल्प देते रहें कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ और कभी भी भावनात्मक स्तर पर ना अपेक्षा रखें और ना ही दूसरों को भावनात्मक दर्द दें। जब हम पुरानी बातें याद कराते हैं, बार बार कटु शब्द बोलते हैं, तो वो भावनात्मक दर्द को बढ़ा देते हैं। और जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे और उनके बीच में फिर वो एक संबंध जुड़ जाता है जो नकारात्मक तरंगों को स्पंदित करता रहता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी ऊर्जा किस तरह से प्रवाहित हो रही है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरंगों के माध्यम से प्रवाहित करें। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो भी दबी हुई सप्रेस्ड इमोशंस होती हैं, वो ऊर्जा हमसे ये कह रही है कि मुझे रूपांतरित करो। इसीलिए वो शरीर का वो अंग हमें ये संदेश देता है कि मेरे अंदर आपने अवांछित ऊर्जा एकत्रित कर ली है, मुझे मुक्त करो, इस ऊर्जा से मुझे मुक्त करो। तो जब ये सर ने ही बताया है कि सप्रेस्ड एंगर जो होता है वो कैंसर और अल्सर बन जाता है। और जब हम खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो हमें गले की प्रॉब्लम्स होती है। और जब हम लेट गो नहीं करते हैं तो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। जब हम झुकते नहीं हैं तो हमें नी प्रॉब्लम होता है। और जब हम लेना देना प्यार ना लेते हैं ना देते हैं तो हमें हार्ट प्रॉब्लम होती है। तो हमें इस ऊर्जा को जो हम अपने अंदर इकट्ठी करके रख रहे हैं, इसे मुक्त करना है और इसे बहने देना है। तो जैसे जैसे हम स्वयं पर काम करेंगे हमें ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि पत्री सर क्या कहते हैं, कोई भी सेशन होता है तो पत्री जी क्या कहते हैं, अभी आप जूम सेशन में देख रहे हो, हर बार पत्री जी बोलते हैं नए लोगों को लाओ सामने, नए लोग अपना अनुभव शेयर करें, ताकि वो जानते हैं जब ये एक्सप्रेस करेंगे, जब अपने मुंह से अपनी सच्चाई को बोलेंगे तो इनकी प्रॉब्लम जो थ्रोट है वो खुल जाएगा, इनका चक्रा खुल जाएगा। लेकिन बार बार कहने पर भी हमें समझ नहीं है तो हम फिर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम सामने नहीं आते शेयरिंग करने के लिए। इसलिए हमें जरूर शेयर करना चाहिए। और हमारे ग्रंथों में ऐसा हमें जीवन जीना सिखाया गया है।
कि हमें इमोशनली हेल्दी कैसे होना है। इमोशनली हेल्दी कैसे होना है मतलब, अगर आप देखो, मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर लगाया है कि हमें लगता है गुस्सा गलत है। गुस्सा गलत नहीं है, गुस्सा सही समय पर, सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में आना चाहिए, तो गलत नहीं है। अगर एक बार आपको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में हम बिना कारण बच्चों पर गुस्सा करते हैं, आपस में रिश्ते नातों में गुस्सा करते हैं, तो विज्ञान, ये डॉक्टर मसारू इमोटो का रिसर्च आपको पहले भी दिखाया था, अगर आपको गुस्सा आता है, एक बार गुस्सा आने के बाद बॉडी को अंदर का सिस्टम नॉर्मल करने में 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे, एक बार गुस्सा आता है तो। और अगर 3 घंटे में आपको दोबारा गुस्सा आ गया, फिर 3 घंटे भी नहीं हुए फिर आपको गुस्सा आ गया, तो आप देखो आप अपना कितना नुकसान कर रहे हो। एक बार गुस्सा आने से शरीर को सही होने में अंदर से 3 घंटे लगते हैं। और आप अपने आप को चेक करके देखो, आपको दिन में कितनी बार गुस्सा आता है, तो मतलब आप अपने शरीर को सही होने का समय ही नहीं दे रहे हो। तो वो अपने आप जो अंदर आपके गुस्सा एकत्रित होगा, वो कोई ना कोई बाद में बीमारी बनकर बाहर आएगा। तो सही समय पर सही गुस्सा आना एक योगी की निशानी है। वो तभी हो सकता है जब हम ध्यान करते हैं। आज पत्री जी भी लोगों पर गुस्सा करते हैं, और आपने बहुत सारे ऐसे अनुभव सुने होंगे कि पत्री जी ने जिसको डांटा या थप्पड़ मारा, और वो बाद में थोड़े दिन बाद उसका कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया, उसका पूरी ऊर्जा बदल गई। तो योगी भी गुस्सा करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा करने का जो तरीका होता है, वो उनके गुस्से के पीछे भी लोक कल्याण का उनका मकसद होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं रामायण में, जब रावण सीता माता को उठाकर ले जा रहा था, तो जटायु को गुस्सा आया, सही समय था, सही गुस्सा आया, लेकिन उसको पता था मैं रावण का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। फिर भी धर्म को निभाने के लिए उसने वो गुस्सा दर्शाया, और उसका कारण क्या हुआ कि उसने श्री राम की गोदी में अपने प्राण छोड़े, और श्री राम ने कहा कि ये जो रघुवंश है, ये जटायु जो पक्षी है, इसकी वंश का ऋणी हो गया है। तो सही गुस्सा आना सही समय पर सही व्यक्ति पर एक योगी की निशानी है। और जैसे आप दूसरी पिक्चर देख रहे हो, भीष्म पितामह, महाभारत की पिक्चर है, जिसमें गुस्सा जब आना चाहिए था भीष्म पितामह को, जब अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहिए था, उन्होंने वो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं किया, और जिसका परिणाम फिर ये महाभारत का युद्ध उनके सामने आया। और आखिरी में शरीर छोड़ते वक्त उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि द्रौपदी चीर हरण के समय जो मैं चुप रहा हूं, उसी का परिणाम है ये। और उस समय विदुर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, विदुर ने कहा ये गलत हो रहा है, ये नहीं सही हो रहा, इसको रोकना चाहिए, इसका सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो विदुर के ऊपर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमें सही समय पर, जो लोग कहते हैं ना कि आप ध्यान करते हो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं है, सही समय पर सही गुस्सा आना चाहिए। और इमोशनल इंडिपेंडेंस हमें सीता माता से सीखना है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस क्या है। जब आप देखो रामायण में इमोशंस का बहुत ही रोल है। जब रामचंद्र जी और सीता माता छोड़कर जा रहे थे वनवास के लिए, तब माताएं जो थी, कौशल्या, सुमित्रा और राजा दशरथ, कितना इमोशंस के बीच में से निकले। और श्री राम को भी अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए घर परिवार को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आज्ञा पालन करने के लिए चले गए। इसी तरह से जब सीता माता को गर्भावस्था में फिर महल का त्याग करना पड़ा, तो उन्होंने इतना सुंदर उनका चरित्र हम पढ़ते हैं, कभी भी ध्यान में आने से पहले हमने उस तरह से दृष्टिकोण से देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। अभी ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं सीतायन, जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, उसमें ये सब चीजें सामने आई है कि उन्होंने उस समय अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता को, अपनी भावनात्मक आत्मनिर्भरता को बरकरार रखते हुए अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि वो जीवन में स्वावलंबी बन सकें। कभी भी उन्होंने अपने इमोशंस को अपने बच्चों के ऊपर एक्सप्रेस नहीं किया कि ऐसा हो गया आपके, या बच्चे जब पूछते भी थे उनसे कि हमारे पिता कौन है, तो वो कहते थे समय से पता चल जाएगा। और ऐसे ही जब वो बहुत दुख में थी, महल छोड़कर गई और वो उस दुख से बाहर नहीं आ पा रही थी, बहुत ज्यादा इमोशंस में बह गई थी,
और तब वाल्मीकि जी ने उन्हें समझाया कि अगर आप इसी तरह की दुख की तरंगे श्री राम की तरफ भेजते रहोगे तो वो भी राजकाज का काम नहीं कर पाएंगे, और आपकी तपस्या जो है, जिसके लिए आपने ये त्याग किया है, उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा। आप अपने आप को बहुत सशक्त बनाओ अपने बच्चों के लिए, और आप प्रेम भरी तरंगे अपने पति की ओर, श्री राम की ओर भेजो, ताकि वो भी अपना कार्य कर सकें और आने वाले युग जो हैं आपके इस त्याग को देखकर कुछ सीख सकें। लेकिन हम कहानी पढ़ लेते हैं, हम रामायण पढ़ लेते हैं, महाभारत पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सिखाया गया है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि एक नारी कितनी सशक्त होकर काम कर सकती है, सशक्त होकर हर अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर वर्तमान परिस्थिति में रहकर अपने धर्म का पालन कर सकती है। तो हमें ये सिखाया गया है कि किसी भी समय कैसी भी भावनाओं में आप हो, आपको डूबना नहीं है, उनसे उभर कर हमेशा अपने धर्म का पालन करना है। वो हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास 3 चीजें हैं, जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हो कि एक है हमारा IQ, एक है हमारा EQ, एक है हमारा लॉजिकल जो वर्डली इंटेलिजेंस है, एक है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा राइट ब्रेन का काम है, और वर्डली इंटेलिजेंस हमारा ये लेफ्ट ब्रेन का काम है। लेकिन अगर हम सिर्फ वर्डली इंटेलिजेंस में रहेंगे, हम भावना विहीन हो जाएंगे, और अगर हम सिर्फ राइट ब्रेन वाला हमारा पार्ट ज्यादा एक्टिव है तो हम भावनात्मक स्तर पर बहुत कमजोर हो जाएंगे, बहुत संवेदनशील हो जाएंगे। हमें क्या करना है? ध्यान करके हमारे स्पिरिचुअल IQ को, अपनी स्पिरिचुअल जो हमारा ब्रेन है, मिड ब्रेन है, उसको एक्टिवेट करना है, ताकि हम IQ और EQ के बीच में बैलेंस करके उस स्थिति से बाहर आ सके। तो ये तभी हो सकता है जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं। और इसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, हम दूसरों को नहीं समझ सकते हैं। तो हमें पहले अपना मास्क लगाना है। हम दूसरे की मदद तब कर पाएंगे जब हम सुरक्षित होंगे, जब हम भावनात्मक स्तर पर मजबूत होंगे, तभी हम दूसरों को वो फ्रीडम और वो इंडिपेंडेंस सिखा पाएंगे, दे पाएंगे। तो हमें अपनी भावनाओं से ऊपर उठना है और वर्तमान पल में रहकर क्या हमारा फर्ज बनता है, क्या हमारा धर्म बनता है, उसको पालन करना है। क्योंकि धरती एक स्कूल है और यहाँ भावनाओं के साथ ही आत्मा सीखती है। अगर भावनाएं ना हो तो हम पत्थर हो जाएंगे, हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। भावनाओं की वजह से मनुष्य शरीर की, मनुष्य जीवन की सुंदरता है। तो हम यहाँ पर भावनाओं के माध्यम से सीखने आते हैं। और पत्री जी ने हमें बहुत सुंदर फॉर्मूला दिया है सीखने के लिए। आत्मा गर्भ धारण करती है, शरीर में आती है सीखने के लिए। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे पत्री जी ने हमें बहुत सुंदर, स्पष्ट, सरल फॉर्मूला दिया है। आत्मा का सिलेबस क्या है, हमारा आत्मा क्या सीखने आई है, क्या पढ़ाई करने आई है मातलोक पर, तो वो ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करने आई है। ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य के माध्यम से आत्मा सीखती है। इसमें ध्यान है 33%, स्वाध्याय 33%, सज्जन सांगत्य 34%। मतलब ध्यान और स्वाध्याय से भी ज्यादा महत्व ग्रंथों में, हमारे सभी ग्रंथों में, और पत्री सर ने भी सज्जन सांगत्य को दिया है। आप जितना समय ध्यान करते हैं उतना स्वाध्याय भी करना है, सज्जन सांगत्य भी करना है। आज पत्री जी इतना व्यस्त होते हुए भी ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य तीनों चीजें कर रहे हैं। तो क्या हमें लगता है कि हम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे और हम पास हो जाएंगे? जब तक हम तीनों सब्जेक्ट में क्लियर नहीं करेंगे, तीनों सब्जेक्ट पढ़कर उसमें पास नहीं होंगे, तब तक हम अगली कक्षा में नहीं जा सकते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए चाहे हम कितने ही जन्म लगा दें, लेकिन ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य किए बिना कोई भी आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती है। ध्यान क्या है? एक जर्नी है, कहाँ से कहाँ तक, नोन से अननोन तक, डार्कनेस से लाइट तक, इग्नोरेंस से विजडम तक, डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी तक, प्रेयर, मंत्र पूजा से मेडिटेशन प्रैक्टिस तक, आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड तक, वर्डली माइंड से स्पिरिचुअल माइंड तक, नेगेटिव माइंड से मिरेकुलस माइंड तक, और अनकल्टिवेटेड माइंड से कल्टिवेटेड माइंड तक। अगर किसी भूमि के टुकड़े पर हम देख रेख ना करें तो वो जंगल बन जाएगा।
इसी तरह से हम अगर अपने मन में सही विचार, सही शब्दों के बीज ना डालें तो वो भी जंगल बन जाएगा, और जब मन जंगल बन जाएगा तो जीवन तो जंगल बन ही जाएगा। तो ध्यान हमें अपने मन के इस बगीचे को सुंदर बनाना सिखाता है, ताकि हमारा मन चमत्कारिक ढंग से काम कर सके। और स्वाध्याय क्या करता है? स्वाध्याय हमारे विचारों की गुणवत्ता और गुणात्मकता को बदल देता है। और जब हम किसी भी मास्टर की जीवनी पढ़ते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि जो भी इस मार्ग पर चला है बहुत कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना करके चला है। किसी के लिए भी ये आत्मा की यात्रा सहज सरल नहीं है, हर कोई चुनौतियों का सामना करके ही इस मार्ग से आगे गया है। और स्वाध्याय का एक मतलब अर्थ ये भी है कि हम स्वयं की स्टडी करें, जैसा कि हम ये विजडम ऑफ पत्री जी में कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोलना चाहिए, मैं क्या सोच रही हूँ, कैसे सोचना चाहिए, मेरी भावनात्मक स्तर पर मुझे कैसे रहना है, और मुझे कैसे अपनी आत्मा की प्रगति करनी है। तो सेल्फ स्टडी हम स्वाध्याय के माध्यम से करते हैं। और तीसरा, सज्जन सांगत्य। आज भी पत्री जी जहां भी बैठते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो किसी सड़क का किनारा हो, वो हमेशा लोगों से उनके अनुभव सुनते रहते हैं। तो हमें भी दूसरों के अनुभव सुनना है। सज्जन सांगत्य से क्या होता है? सज्जन सांगत्य क्या है, आप अगली स्लाइड में देखेंगे। सूरजमुखी का जो फूल होता है वो सूर्य से रोशनी लेता है, जिधर जिधर सूर्य का मुंह होता है उधर उधर उसका फूल घूमता रहता है। लेकिन जब सूर्य नहीं होता, जब बरसात होती है, जब सूर्य नहीं होता, बादलों में छुप जाता है, तब वो कहाँ से ऊर्जा लेता है? तब आप जैसे दूसरी पिक्चर में देख रहे हैं, तब वो सूर्यमुखी के फूल एक दूसरे की ओर मुंह कर लेते हैं। तो ये है सज्जन सांगत्य। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपसे ध्यान नहीं होता, आपसे स्वाध्याय नहीं होता, उस समय सज्जन सांगत्य आपकी मदद करता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपका मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही रेडवुड फॉरेस्ट जो है, वहां पर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं लेकिन उनकी जड़ें गहरी नहीं हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की कि ये पेड़ गिरते नहीं हैं जबकि इनकी जड़ें गहरी भी नहीं है, तब पता चला कि जैसे ही एक पौधा अपनी जड़ें नीचे फैलाता है, नया पौधा जब पैदा होता है, उगता है, वो जड़ें फैलाता है, तो बड़े पेड़ भी अपनी जड़ें फैलाकर उनकी जड़ों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने का मतलब है कि वो नीचे नीचे पूरा जड़ों का जाल बन जाता है। बड़े पेड़ छोटे पेड़ को पकड़ लेते हैं, इसी तरह से पूरा जाल बन जाता है और कोई भी पौधा कभी भी गिरता नहीं है आंधी तूफान में। तो ये सज्जन सांगत्य का काम है। सज्जन सांगत्य एक नौका है जो हमें इस भव सागर से पार करने का मार्ग है। इसीलिए हर धर्म ग्रंथ में सज्जन सांगत्य को बहुत महत्व दिया गया है। और पत्री जी का तो फेवरेट श्लोक है जो आदि शंकराचार्य का है, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवा नवतरणे नौका। तीनों लोकों में, भूलोक, भुवरलोक और स्वर्ग लोक में केवल सज्जन सांगत्य ही इस भव सागर से पार करने की नौका है। तो सज्जन सांगत्य का महत्व ध्यान और स्वाध्याय से भी ज्यादा है। सज्जन सांगत्य से क्या होता है? हमारे विचार बदलते हैं। जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें ये समझ आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्सपीरियंस शेयर करने से हमें स्पष्टता मिलती है, हमारे अहंकार पर नियंत्रण होता है और हमें अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। और हमें मास्टर्स की विजडम का पता चलता है कि एक मास्टर की सोच क्या होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, ये पत्री जी की गाड़ी के अंदर की पिक्चर है। नॉर्मली आप देख रहे हैं सामने आपको वाइपर दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने पत्री जी की गाड़ी के अंदर से पिक्चर लिया था। मैं 4 साल पहले एक बार बुद्ध पूर्णिमा पे गई थी और सर के साथ हम करनूल गए थे। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, मैं बहुत हैरान हो गई देख के कि पत्री जी ने जो बुद्धा की मूर्ति लगाई थी गाड़ी में, उसकी पीठ जैसे आप देख पा रहे हैं गाड़ी के अंदर की तरफ है और जो फेस है वो सड़क की तरफ है। तो मैंने पत्री जी से पूछा, सर दुनिया में तो सभी लोग उल्टा लगाते हैं और आपने ऐसा लगाया हुआ है? तो सर ने कहा यस, क्योंकि ये मुझे मार्ग दिखाएगा, ये मार्ग जानता है। मैं क्या जानता हूँ मार्ग, तो ये रास्ता देखकर मुझे बताएगा मुझे कौन से मार्ग पर चलना है। तो मैंने पत्री जी को कहा ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसे भी लगाकर इसका ये मतलब हो सकता है। तो ये मास्टर की विजडम है जो हम कल्पना से भी बाहर है हमारे। तो मैंने पत्री जी को कहा मैंने ये पिक्चर ले लिया है, अब मैं जहां जहां सेशन लूंगी सबको ये बताऊंगी कि मास्टर का विजडम क्या होता है।
तो हमें मास्टर के विजडम का पता चलता है सज्जन सांगत्य से। और हमें क्या करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना हम स्वयं पर काम करेंगे, स्वयं के जीवन को प्रकाशित करेंगे, हमारे आसपास अपने आप प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा। तो हमें हमेशा हर स्तर पर स्वयं पर ही मेहनत करनी है। और बहुत बहुत सबका धन्यवाद। इसीलिए पत्री जी ने अपने लोगों में ये लिखा हुआ है, ये मैसेज रखा हुआ है, बी अ लाइट ऑन टू योर सेल्फ। और इसके बाद में हमारा पिरामिड एनर्जी का टॉपिक आता है, लेकिन वो टॉपिक हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस टॉपिक को मैं अभी दोबारा से नहीं करूंगी। जिन लोगों ने वो पिरामिड ऊर्जा का नहीं देखा है वो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम अगला सब्जेक्ट, अगला टॉपिक लेंगे। सो बहुत बहुत सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। मैडम। ये चीजें मेरे दिमाग में भी नहीं थी, ये उस दिन होता तो ये नहीं होता था, ये तो आज ही आया। मतलब देख लो, हम लोग को लेट, मतलब 2 पार्ट में करना, हम फायदे में रहे। यस। आप अगर गुजरात वाला देखोगे ना, उसमें कहीं भी ये बातें नहीं है। अरे वाह, इट इज टोटली डिफरेंट। मैं खुद हैरान हो गई थी कि क्यों जो होता है उसका अच्छा ही होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैम सिर्फ 10 मिनट और हैं, उनको चाय पीने की छुट्टी दे देंगे। 10 मिनट में आपको जो फीडबैक देने हैं या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ शोभा जी। और यहाँ गुजरात और रायपुर से बहुत सारे लोग दिल्ली के देख देख कर जाकर दिल्ली के मास्टर्स को बोल रहे हैं, जस्सी मैडम दिल्ली में सेशन नहीं लेती है, बाहर क्यों, बाहर सेशन ले रही है। तो दिल्ली में भी अरे प्रणाम प्रणाम मैम, हमारी के लिए आई है ना। आप तो की ऊर्जा आपको खींच के यहाँ ले आ रही है। यस मैम यस बहुत अच्छा क्लास लेते, हाँ बहुत अच्छा क्लास लेते हैं, बहुत अच्छा। आपकी एक एक बात दिल को छूती है। ये वाक शक्ति पर और इस पर मेरा खुद का बहुत अनुभव हुआ है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में शॉर्ट में बताना शोभा, टाइम कम है ना। हाँ वो वीडियो अपने आप देख, हाँ वो वीडियो देख लेंगे। मेरा भी वो अनुभव लिए है ना, उसमें मैंने बताया है। शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि मेरे जीवन में मैम, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि शब्द अच्छा बोला करो। उस जमाने में हम भागवत ये पढ़ते थे, ग्रंथ साहिब पढ़ते थे, भागवत वगैरह पढ़ते थे। इन शब्दों में मालूम था कि शब्द अच्छे करके बोलना चाहिए। तो आज पत्री जी के शब्दों की वजह से हम लोग को माने एक क्लिक हो गया कि वाकई में शब्दों में इतना ताकत है। तो उस बचपन से हम माने भाभियां जैसे बच्चों को डांटती हैं तो उल्टा सीधा कुछ बोलती थी, तो बोले ऐसे नहीं बोला करो, ऐसा नहीं बोला करो, माँ के शब्द में ताकत है। तो वो एक मेरे मन में क्लिक कर दिया था, तो मैं बच्चों को कभी गलत शब्द नहीं बोलती थी। तो आखिर छोटे छोटे बच्चे जब लड़ाई करते हैं तो मुंह से ये मेरा निकल जाता था, हमारे सिंधी में बोलते हैं बेड़ो पार थी नहीं, माने नौका तुम लोग का पार हो जाएगा। तो उनको डांटने में मैं ऐसे ही बोलती थी, तुम्हारा बेड़ा पार हो, तुम्हारा भला हो। इस पंजाबी में भी ऐसे ही बोलते हैं, पंजाबी में भी ऐसे ही बोलते हैं। जी जी, तो इसी टाइप से बोलते रहती थी मैम, पर इतना ध्यान नहीं था कि ये शब्द में इतनी बड़ी ताकत है। यस। और समय आया कि हम मध्यम ये में थे, माने पैसे में मध्यम गति में थे। तो मेरे ससुराल जब मेरी शादी हुई तो बहुत अच्छे घर में हुई और बहुत पैसे वाले थे। पर एक मैं आज मुझे मालूम पड़ रहा है ना कि हमने अपनी स्टोरी खुद लिख के आए। yes, पहले तो ये सब नहीं रखा था, और फिर भी ग्रंथ साहिब वगैरह पढ़ने और भागवत वगैरह पढ़ने की वजह से अपने मन में ये होता था, हमेशा मेरे मन से यही निकलता था, शायद मैंने किसी को कुछ तकलीफ दिया है इसीलिए मुझे ये तकलीफ मिल रही है। तो अब सेटिस्फाई रहती थी। पर जब दुख आया मैम, तो मेरे मुंह से, घर में बहुत पैसे थे, बहुत पैसे वाले थे, पर मेरे मन में अंदर एक रोना आता था। तो शब्द निकलते थे मेरे, ऐसे पैसे किस काम के, इससे तो गरीबी अच्छी कि जहाँ प्यार तो मिले। समय ने ऐसे बदलाव मारा कि सच्ची भी गरीबी आ गई। तब मेरी आत्मा से आवाज आया, अरे ये क्या बोल रही हूँ, माँ पहले बोलती थी शब्दों को सुधार के बोलो, और आज मैंने ही यही शब्द बोल दिया। आज पत्री जी के कारण मुझे मालूम पड़ा कि वाकई में हम भगवान है, हमारे शब्द काम कर रहे हैं।
अपनी बहनें अपने रिश्तेदारों को बोलती थी कितना भी दुख हो तो ये शब्द तो कभी नहीं बोलना। फिर उन शब्दों को मैंने बदला, अपने आप में बदला कि नहीं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। फिर मैं अपने आप में बदलना चालू करी और अरदास करते थे। जब भी 2-3 बार अरदास करते थे तो प्रभु ऐसा कभी ना हो, और मुझे तो 100 पीढ़ी तक मेरी खुश रहे, धन धान्य से परिपूर्ण हूँ। और मेरे मुंह से क्या निकलता था, ये हीरा मोती जवाहरात मणिया मोती दे और लक्ष्मी नारायण से मेरे घर में वास करना प्रभु। मेरे सास की कमाई, सास ससुर की कमाई एक पीढ़ी ने खाई, मेरी नहीं खाई, और मैं तो 100 पीढ़ी तक खुश रहना चाहती हूँ, ऐसा अरदास करती थी। गरीबी भी 13-14 साल चले, गरीबी भी 13-14 साल तक चली। तो उसके बाद समय ऐसे बदला, मैं खुद आश्चर्य हो गई हूँ। और अभी देख रही हूँ, मुंह से जब बेड़ा पार करती थी तो वाकई में मेरे बच्चे बेड़ा पार, वाकई में समुद्र पार गए हैं। और वाकई में मैं हीरा मोती जवाहरात ऐसे ही अरदास करती थी तो वाकई में आज हीरे मोती जवाहरात का दुकान है उन लोग का। तो यानी अब मुझे क्लिक हो रहा है पत्री जी की बातों से कि वाकई में कर्ता और धर्ता सब कुछ हम हैं, भगवान हम हैं, हम जो बोलते हैं वो होता है। मेरा अनुभव प्रिया मैम ने लिया था, मैंने वो वीडियो शेयर किया है और वाकई में उसमें सब बताया है। तो ये आज मेरे को तो धन्य धन्य महर्षि सुभाष पत्री जी को लग रहा है देना रहे, और आप जैसे मास्टरों को अपना मन का भाव और ये जो शब्द, जो एक एक चीज आप बोल रहे हैं ना कि हम लोग को। और आज सबसे बड़ी बात आपने कहा कि हम लोग 40-50 साल के बाद वाकई में इमोशनल हो जाते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर कि ये बच्चे मुझे प्यार दें, बच्चे हमको चाहें, बच्चे माने ये एक आपकी ये बात वाकई में मुझे आज क्लिक की कि हम अपने आप में कमजोर क्यों समझें। हम तो परिपूर्ण है, वाकई में परिपूर्ण है। अपने आप को क्यों अपने किसी का इमोशनल माने अपने मन में क्यों रखे कि मैं आपकी सेवा की हूँ तो आप मुझे प्यार दोगे, आप मेरी सेवा करोगे। नहीं, मैं तो पूर्ण हूँ। अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए। ये बात आज की क्लिक बहुत अच्छी करी मुझे। आप इतना सरल और सहज और इतनी छोटी छोटी बातें जो वाकई में हमारे संसार में चल रही हैं, हमारे साथ घट रही हैं, वो बातें आप बताते हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शोभा जी। और कोई? थैंक यू शोभा जी। कोई और हाथ हैंड रेज नहीं किया है? क्या किसी को बात नहीं करनी है क्या जस्सी मैम से? इतना प्यारा प्रेजेंटेशन दी है आपको। फ्री हो गए सभी, पूर्ण हो गए हैं। नहीं, वो सब स्तब्ध हो गए हैं, नम। अर्चना जी अनम्यूट करिए अपने को। हाँ अर्चना जी। नमस्ते मैम, जस्सी मैम, नीता मैम, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सेशन शुरू किया आज। जस्सी मैम ने जो कुछ हमें बताया उससे बिल्कुल धन्य हो गई। बहुत ही आनंद आया सुनकर, जानकर। आपने शब्दों के नियंत्रण को इतने अच्छे से समझाया कि बिल्कुल रोम रोम पुलकित हो उठा। बहुत ही आनंद, बहुत, इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सबसे अच्छा लगा कि आपने हमारी नारी शक्ति को इतनी अच्छी बात बताई। नारी शक्ति जागृत हो जाएगी, पूरा संसार ही सुखमय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ रितिका जी, थैंक यू। अर्चना जी थैंक यू। रितिका हाँ, 1 मिनट में लाइट जला दूं, अंधेरा हो रहा है ना। ये सही है मैम? प्रणाम मैम। प्रणाम। लाइट ऑन कर लीजिए भली। वाकई में आप नीता मैम, आप बोले ना निशब्द, वाकई में निशब्द कर देते हैं। पर फिर भी ग्रेटिट्यूड तो देना चाहिए ना, शब्दों का नहीं तो कम से कम किसी तरीके से आपको देना चाहिए। वो इतना मेहनत करती हैं। आज सवेरे मुझे पीपीटीज भेजी कि नीता वो वाला डिलीट करना, ये न्यू वाला मुझे चालू करना है। तो नहीं मैम, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका भी और जस्सी मैम का भी। लेकिन वो निशब्द माने वो ऐसा लगता है अंदर की तारों को दूर रहा समझ के हिल के आई और ऐसा हिला देती है थोड़ी देर तो हम लोग संभलने में लग जाते हैं। तो जितनी चीजें बता पूरा यानी अंदर सच जा रहा है कि एक एक चीज हम लोग, जैसे अभी उन्होंने चिल्लर के लिए बताया
तो हमारे यहाँ ये सब चीजें बिल्कुल सही है। साथ में बड़े चलते हैं ना, कभी भी चिल्लर पे हाथ नहीं डालते। वो बोलते हैं ये चिल्लर तो कितनी है छोटी सी बात, पर बहुत बड़ी बात है ना मैम, सोचने वाली बात है कि ये झूठ कितना होता है। नहीं, चिल्लर वाली बात तो मैंने भी बहुत बार बचने के लिए कि कौन हैंड पर्स खोले और ढूंढे, नहीं है ना भैया, अब चलो ना, छोड़ो ऐसा वाला। आज तो सजेस्ट कर दिया ना मैम ने कि नहीं, ये भी हमारे लिए कितना, मतलब झूठ भी बहुत बड़ी चीज है ना मैम, हम और आगे बढ़ेंगे ना। और मैं जब बताया ना, मैंने जब भी हम अटेंड करते ना, हमको लगता है दिन भर मैम की बातें घूमती है। और मैम सेशन कराते हैं, जैसे अभी आपने कराया तारों के अंदर, सही में मुझे लग रहा था कैंची मिल के मैंने काट दिया पूरा। वाह 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 वाह, बहुत मेरे मतलब फेस पे जो हंसी आ रही ना, लग रहा है उसी की वजह से बढ़ गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ थैंक यू रितिका। पिंकी जल्दी पूछो बेटा। हाँ मैम, हेलो हेलो, नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, आपका सेशन बहुत अच्छा लगता है मैम। ऐसा लगता है जैसे आप मतलब चेहरे को पढ़ लेते हैं, पूरा जो कहानी हमारे साथ घट रही है वो आप वीडियो बंद करके बात कीजिए, आपकी आवाज कट रही है। नेटवर्क पुअर है पिंकी, वीडियो बंद कर दो। और मैम पिंकी वीडियो बंद करके आप बात करिए। मैम मैम हाँ जी। हाँ मैम, मैम उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना? हेलो, आवाज साफ नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही है। तुम चैट बॉक्स में लिख दो पिंकी, चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। ठीक है नेहा, पूछो। नेहा जी अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ, आपने लिखा था चैट बॉक्स बात कर रही हूँ नेहा जी की क्लियर नहीं थी स्क्रीन। जैसा था पीपीटी मैम, मैं वैसा ही शेयर कर रही थी, पर मोबाइल में मुझे टच करने पे वो शायद क्लियर हो रही थी। यस मैम, जब आप क्लिक कर रहे थे ना माउस से, तब वो 2 मिनट के लिए क्लिक हो रहे थे, आफ्टर दैट फिर वो वापस वैसे ही हो रहे थे। नहीं तो मेरे में कोई वो नहीं थी, उनका फॉन्ट में कुछ गड़बड़ होगी। अच्छा। पीपीटी के में ऐसा है ना। चलिए ठीक है। जैसी मैम थैंक यू सो मच। आज जैसे मैंने आपसे शेयर की, बात की, ऐसा ऐसा हुआ, फिर रैंडमली मुझे अभी यही क्लिक हो रहा है कि जैसे सप्रेस करेंगे अगर हम अपने एंगर को, तो हमारे लिए ही लॉस होगा। तो अब मैं जाके दैट पर्सन से बात करके दैट टाइम ही क्लियर कर लूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। आप ही हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, तो कम से कम हम आगे बढ़ रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। किसी ने लिखा है गुस्सा ना आए इसके लिए क्या करे, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी ने ही लिखा है, वही जिनका नेटवर्क स्लो था। गुस्सा एक एनर्जी है, वो तो आएगा। एक्सप्रेस करो, और जैसे जैसे ध्यान करोगे तो आपको ये पता चलेगा कहाँ एक्सप्रेस करना है, कहाँ नहीं करना है। तो इसमें घबराने की, डरने की बात नहीं है। मैं पहले बहुत गुस्सा करती थी, इतना लड़ाई झगड़ा करके इतनी बात को बढ़ा लेती थी, और बाद में धीरे धीरे ध्यान में आके पता चला, जब मैं गुस्सा में प्रतिक्रिया करती हूँ, मुकाबला करती हूँ, आगे से झगड़ा करती हूँ, तो 3-4 दिन तक मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती थी। फिर मैं रिव्यू करती रहती थी कि इस समय में चुप रह सकती थी, ये बात करने की जरूरत नहीं थी, ये कहने की जरूरत नहीं थी। करते 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 मुझे करते करते भी 3 साल लग गए उस पे काम करते करते। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क है हर चीज में। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको पता चलेगा करना है नहीं करना है। और फिर आपको गुस्सा आया, आप उस समय उसको होल्ड कर सकते हो, और जब अगला बंदा शांत हो जाए तब आप उसको बता सकते हो कि ये बात आपने ऐसे की थी, लेकिन ये ऐसे नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगी है, या मैंने ऐसे नहीं किया है। तो हम उसको बाद में बता सकते हैं। तो वो धीरे धीरे वो चीजें, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस धीरे धीरे आ जाता है। जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, आता है गुस्सा, कर दो, लड़ लो। अब बाद में सोचो कि कहाँ इसमें सुधार कर सकती थी, और फिर नेक्स्ट टाइम उसमें सुधार करना शुरू करो। थैंक यू। भावना जी आप पूछिए। हाँ जैसी मैम नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, ये हमको बहुत ज्यादा दिल से लगा ये सेशन।
हम भी 40 साल के बाद जैसे आप बोले कि बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करें, इससे हमको बहुत ही अपने आप में विल पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जैसे आप बता रहे थे कि किसी के साथ करते हैं तो फिर उसको अपने माइंड में नहीं रखो, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। ये बात हमारे अंदर में बहुत थी, पर अब आपका सेशन सुनने के बाद हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा सेशन है। छत्तीसगढ़ टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मुझे भी ये सब समझ में आया। थैंक यू जैसी मैम, बहुत थैंक यू। जैसी मैम मैं 1 मिनट बात करूंगी ना आपसे। हाँ करिए करिए। मैम मैं एक शब्द बोलूं आपको, एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करूंगी। करो। तुसी तो ग्रेट हो जी। सभी ग्रेट है जी। वंडरफुल वंडरफुल सेशन मैम, वंडरफुल। रेखा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी नीता मैम नमस्ते, जस्सी मैम आपको भी नमस्ते। मैम आज जो आपने लिया बहुत अच्छा। एक बात बताऊं, मेरे भी पेट की प्रॉब्लम बहुत आज समझ में आई जब आपने कहा लेट गो नहीं करते। हम ऊपर से लेट गो करते हैं लेकिन भीतर से शायद कहीं ना कहीं रह जाता है वो बात। yes. तो अब समझ में आ गया कि वो रियल में लेट गो करना चाहिए। यस क्या होता है रेखा जी, हम जी। दूसरों के सामने ही मास्किंग नहीं करते, हम अपने सामने भी मास्किंग करते हैं। यस बहुत सही था ये वाला। और जैसे जैसे हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं ना तो हम बहुत स्मार्टली मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। जैसे जो पॉलिटिक्स में नहीं होते ना उन बेचारों को समझ नहीं होती, जो पॉलिटिक्स में होते हैं ना वो ज्यादा गड़बड़ करते हैं। जो वकील होते हैं ना वो ज्यादा बड़े गुनाह कर जाते हैं सफाई से। वही अगर हम जागरूक नहीं है ना तो हम यहाँ पर आकर भी वो सब चीजें कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम बहुत सही कहा। और एक आपने जो एक्सपेक्टेशन के लिए बोली एकदम आप सही बोले हो। क्यों जब से मैं ध्यान में आई हूँ मैडम, मैं लॉकडाउन से ही आई हूँ, काफी कुछ मेरे अंदर खुला है लेकिन बहुत अभी भी परतें खुलनी बाकी है। वो अब आप लोग के सेशन देख के समझ में आता है कि नहीं अभी बहुत कुछ बाकी है। ये परतें तो मैडम आखिरी सांस तक खुलती रहेंगी, हमारी अभी खुल रही हैं। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीता जी। थैंक यू। तो जैसी मैम आप मीटिंग लीव कर दीजिए, आप भी फिर नेक्स्ट सेशन के लिए जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक फिर यू। अगले सोमवार का मुझे कल ही बता दीजिएगा, उत्सुकता बनी रहती है कि आप नया टॉपिक क्या ले रहे हैं। नेक्स्ट तो मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि अब तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना चेंज करने का। बिल्कुल तो सीरीज में चल रहा है। तो नेक्स्ट इज सोल साइंस। पिरामिड एनर्जी पे लेना था, पिरामिड एनर्जी तो हो गया ना, तो वो जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो देख सकते हैं। और एक बात बताऊं आपको, संडे कल मैंने सेशन लिया था दिल्ली में सुबह 6 से 7 में। तो वहां पर एक मैडम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने यूट्यूब पे रायपुर का पिरामिड एनर्जी वाला सेशन देखा था, तो उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो उनको याद आ गया कि अरे मैडम ने तो ऐसा बताया था, तो उनके पास पिरामिड पड़ा था, उन्होंने दोबारा वो सेशन चला लिया और पेट के ऊपर पिरामिड रख लिया और आधे घंटे में उनका दर्द ठीक हो गया। वो कल ही उन्होंने मुझे बताया। बहुत अच्छी बात है। तो मैडम इसीलिए आप ही के कारण मैंने रिकॉर्डिंग शेयर करना शुरू किया है यूट्यूब में। क्योंकि जैसे देखिए आपने, रेखा ने भी कहा ना कि वो अपने रिलेटिव्स को भी भेजती है, मुझे भी लगता है कि कई लोग अपने फादर को, अपने कजिन्स को भेजते हैं। आपके और हम सबके विजडम से अगर किसी और का भी भला हो रहा है, चाहे वो जूम सेशन में नहीं आए, पर अगर वो थोड़ा भी सीख रहा है तो हमारा तो काम ही है ना लाइट फैलाना। यस यस यस। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करवा दिया। थैंक यू लव यू मैम। थैंक यू। प्रज्ञा जी ने हाथ रेज किया है अभी, आप आंसर देंगी? बताइए। नमस्कार नीता जी, जस्सी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। आप ग्रेटर नोएडा आ चुके हैं, हमारे घर 2 बार क्लासेस ली हैं। यस। बस आपको देखकर मैं सुन रही थी अभी बैठ के, कुछ मेरा निकल चुका था उसके बाद में आई, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा जब आपको मेडिटेशन भी चला ना कि वो भी किसी ने बोला भी कि सीजर अपने पास रखा है देखो उसे काट दो,
तो मैंने सोचा कोई है क्या, टटोल के देखा कोई हल्का फुल्का सा कहीं से आ रहा था, तो मैंने कहा इसको अभी के अभी काटो। उन्होंने बोला सीजर भी है पास में, वो भी कट कर दो और मैं फ्री एकदम। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। बाकी भी सुना मुझे, और काफी दिनों से कर रही हूँ मैं, 7-8 महीनों से ये कर ही रही हूँ मेडिटेशन। तो अब जल्दी से सारी सिचुएशंस ठीक हूँ। अब मुझे लगता है फिर से क्लासेस शुरू करूँ, और पिरामिड भी लगे हुए हैं घर में, आपके साथ फिर से हो जाए। अभी आप कहाँ पर हैं? मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। आप बीच में कनाडा चले गए थे ना? वो बच्चों के पास जाना पड़ता है, इस बार नहीं जा पाई ना क्योंकि फ्लाइट ही नहीं थी। हाँ। तो चलो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलकर। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है मैं अपनी बहन से मिल ली, है ना? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। नीता जी आपका भी नीता जी आपके बहुत बहुत आभार। मैंने आपका वीडियो देखा, स्वाध्याय सीरीज का पार्ट 1, इतनी अच्छा आपने बता रखा है ना। मैंने कम से कम 15 लोगों को फॉरवर्ड किया होगा कि देखो प्लीज प्लीज, और लिख के भी भेजा कि प्लीज स्टिल एंड लिसन, और मैं डिस्कस करूंगी इस पर। तो कितने लोगों को मैंने भेजा, इतना अच्छे से आपने उसे बताया हुआ है ना कि मतलब अब पता नहीं सेकंड पार्ट अभी आया कि नहीं उसका। आपका 4th पार्ट आ चुका है मैम। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो किसी ने फॉरवर्ड किया, तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगी ताकि आपको यहाँ का भी लिंक मिलता रहे। और मैं अपना मुझे लिख देगा। तो मुझे सबसे ज्यादा जैसी मैम की चिंता लग रही है, प्लीज प्लीज आप कर जाइए। थैंक यू। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्रज्ञा जी, वो चली गई हैं। जी जरूर। आप हमारे सेशन में कभी नहीं आई हैं क्या? मैं आपको तो अभी ऐसे तो शायद पहली बार देख रही हूँ, ये छत्तीसगढ़ से, पर मैंने किया तो है। तो बारी क्या, ज्यादा नहीं, जब पता चलता है ना अचानक तब फिर मैं ये जो लिंक है ना मैम, रोज यही लिंक रहती है, यही पासपोर्ट रहता है, पर फिर भी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए तो मैं आपको और भी अपडेट करते रहूंगी, है ना? जी जरूर, बहुत थैंक यू, बहुत आभार। थैंक यू। हाँ, तो अब फ्रेंड्स लोग, मैम तो चली गई हैं। कंचन जी क्या पूछना है? उनको ग्रेटिट्यूड देना था, फीडबैक देना था। अच्छा, तो अब वो चली गई। एक्चुअली उनका भी है ना, वो भी 10 मिनट में फिर फ्रेश होके बैठेंगी। अनम्यूट करो सब लोगों को, मैंने अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर दिया है। अब हल्ला गुल्ला कर सकते हो, मैम चली गई है। सब हल्ला कर सकते हो, करो। यस। तो नीता जी अभी नेक्स्ट मंडे को आएंगी क्या? जैसे मैम नेक्स्ट मंडे को आएंगी। प्रज्ञा जी मैं बता दूं अपने फ्रेंड्स लोगों को भी कि कल परिणीता पत्री मैम आ रही हैं, और उनका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है साइंस ऑफ प्रोमिसेस। ओह अच्छा, ठीक है। तो कल बिल्कुल आप प्रज्ञा जी, आप ये वाला लिंक भी दूसरों को भी शेयर करिए ताकि हमारे इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। और आप लोग बिल्कुल सभी के सभी लोग आना, क्योंकि वो पहली बार आ रही है मैम परिणीता जी, और वो पत्री सर की बेटी हैं। जी जानते हो ना। बहुत ही अच्छी लेडी हैं, और टॉरकॉम का पूरा विजडम उनके पास है। तो हमने बुद्धा को सुन लिया, बहुत सी चीजों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर टॉरकॉम का अभी तक के हमने टच नहीं किया है। तो कल से स्टार्ट होगा हमारा टॉरकॉम सर देराइन, मेरा फेवरेट ऑथर और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो कल आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और अभी मेरे ख्याल से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, मुझे भी छुट्टी दो बच्चों। फ्री हो जाओ फिर मिलते हैं कल है ना? बिल्कुल। टाइमिंग क्या होगी मैम? और सुप्रिया, प्रज्ञा जी मैं आपको बता दूं, रात के 9 बजे से हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है। 9 to 10:15 हमारा नया बैच शुरू हो गया है, कल से ही स्टार्ट हुआ है न्यू मेडिटेटर्स के लिए। तो यही लिंक है, यही पासवर्ड है, रात के 9 बजे न्यू लोगों के लिए, न्यू मेडिटेटर्स। इफ आपके कोई रिलेटिव हो तो आप उनको लिंक भेज दीजिए। जी जरूर। और क्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त का भी रखते हैं क्या आप कोई? हाँ, 6 से 7 भी है। आप नंबर लिख लिए क्या? मैं आपको पूरा अपने ग्रुप में जोड़ देती ना, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। लिख दिया आपने? ठीक है, हाँ दे दिया मैंने, दे दिया, उसमें डाल दिया, चैट बॉक्स में डाल दिया। हाँ चैट बॉक्स में डाल दिया है ना। और जैसे 3 बजे 4 बजे का कोई है क्या? 3 to 4 सुबह का? जी नहीं मैम, हमारी टीम सोती भी है। वाकई हमारी टीम सोती है भाई। अच्छा, पीएमसी वालों की होती है ना उस समय, तो फिर मैं उन्हें जुड़ जाती हूँ उस समय। ओके है ना, 6 to 7, 6 to 8 उनका चलता है। हाँ 6 to 7 हमारा भी है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। जी जरूर। तो फ्रेंड्स अब हम मीटिंग एंड करते हैं, है ना? थैंक यू। और कल जुड़ना है आप सब लोगों को 4 बजे।
अच्छा ओके, थैंक यू। थैंक कल यू। 4 o'clock और रात का तो आप लोग को सभी ज्ञानी लोग हैं तो वहां पे आने की आप लोगों को नहीं है, बस आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड जो आ सकते हैं उनको जरूर लिंक शेयर करना। मैम ने शेयर किया है, बहुतों को शेयर किया है। हाँ, कल भी बहुत लोग थे और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक के, तो और भी ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे। मेडिटेशन कर सकते हैं हम रात को भी, मेडिटेशन ही तो हाँ, कराएंगे। पहले तो नहीं 20 मिनट्स कराते हैं, न्यू है ना, आज सेकंड डे है अच्छा, उनका। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप जैसे लोग आएंगे प्रज्ञा जी तो हम लोग को शर्म आएगी, प्लीज। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो बल्कि बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे भी बात करके, अपना अच्छा लग रहा है बहुत। यानी कि पिछले जन्म में मिले हुए हम। अरे सब बहुत प्यार से मिले। अपन लोग मिले थे ना, पचरी सर के साथ तो थे अपन। ये एक ग्रुप में थे। तब जूम नहीं चलता था, अपन लोग एक दूसरे के गांव जाते थे, याद करो। गांव जाते थे, हक करते थे। पत्री सर के साथ तो हक भी किया हुआ है और स्टेज भी शेयर कराया उन्होंने 1-2 बार, तो बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ। बहुत बढ़िया है। तो चलिए, थैंक यू ओम साई राम दी। नीता जी बहुत अच्छा। ओम साई राम दी। ओम साई राम। गुड नाइट, लव यू ऑल।